हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ सिनेप्सिस। जो सिनेप्सिस है, एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन के बीच का कनेक्शन सिनेप्स होता है और उसकी जो प्रॉपर्टीज हैं वो होती हैं सिनेप्टिक पोटेंशियल्स, सिनेप्टिक डिले, फॉरवर्ड कंडक्शन, समेशन एंड ऑक्लूजन, डाइवर्जेंस एंड कन्वर्जेंस, सिनेप्टिक इनिबिशन, सिनेप्टिक फैसिलिटेशन, हैबिचुएशन, sensitization and potentiation, synaptic plasticity. So these are approximate 10 important synapsis properties. अब इसमें से हम up to 7 हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में और 8, 9, 10 हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले आता है सिनेप्टिक पोटेंशियल्स। एज यू नो, जो सिनेप्सिस हैं वहां पर ग्रेडेड पोटेंशियल डेवलप होते हैं जो कि ईपीएसपी एंड आईपीएसपी है। एक्साइटेटरी पोस्ट सिनेप्टिक पोटेंशियल एंड इनहिबिटरी पोस्ट सिनेप्टिक पोटेंशियल, ये दोनों ही ग्रेडेड पोटेंशियल हैं, ना कि एक्शन पोटेंशियल। तो जो ईपीएसपी है वो सिनेप्स को फैसिलिटेट करता है और आगे एक्शन पोटेंशियल जनरेट होने में पॉजिटिव हेल्प करता है। वो डीपोलराइज करता है पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन को। जैसे एक आपका ये सिनेप्स है, तो यहां पे जब भी ईपीएसपी जनरेट होगा तो क्या होगा, डीपोलराइजेशन होगा और ये इसको फैसिलिटेट करेगा। जब आपका आईपीएसपी डेवलप होगा तो ये क्या करेगा, यहां पर हाइपर पोलराइजेशन करेगा, इसको मेम्ब्रेन को, पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन को हाइपर पोलराइज करेगा, दैट इज आईपीएसपी, और वो इस ट्रांसमिशन को इनहिबिट करेगा। ओके और फाइनली क्या होता है, किसी भी एक सिनेप्स पे, किसी भी एक पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन्स पे बहुत सारे मल्टीपल प्री सिनेप्टिक न्यूरॉन्स इनपुट देते हैं। तो उन सबके रिजल्टेंट से कि वो ईपीएसपी जनरेट करा रहे हैं या आईपीएसपी जनरेट करा रहे हैं, उनका सबका फाइनल रिजल्टेंट इस बात को यू कैन से कि इस बात को डिपेंड करता है कि फाइनली पोस्ट सिनेप्टिक जो न्यूरॉन है उसमें एक्शन पोटेंशियल जनरेट होगा या नहीं होगा। और एक्शन पोटेंशियल जनरेट अगर हो गया तो ऑल और नन लॉ के हिसाब से ये आगे पूरा का पूरा प्रोपेगेट करेगा। तो जो ईपीएसपी एंड आईपीएसपी हैं वो हैं हमारे सिनेप्टिक पोटेंशियल्स, और वो क्या हैं, दे आर ग्रेडेड पोटेंशियल, दे आर नॉट फॉलोइंग ऑल और नन लॉ, दे आर डिक्रीज एक्सपोनेंशियली विद टाइम, सो दे आर ऑल द प्रॉपर्टी ऑफ द ग्रेडेड पोटेंशियल। ओके अब आता है सिनेप्टिक डिले। एक प्री सिनेप्टिक न्यूरॉन से पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन में जो इंपल्स पास होती है उसको थोड़ा टाइम लगता है, जिसको हम सिनेप्टिक डिले कहते हैं, और जो कि होता है 0.5 मिली सेकेंड। इसको भी हम लास्ट वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। अब ट्रांसमिशन टाइम किसी सिनेप्स में कितना लगा है, किसी एक जो रिफ्लेक्स एक्शन है या किसी एक आप ये कह सकते हैं न्यूरल सर्किटरी में कितना टाइम लगा है, उसके हिसाब से आप ये भी निकाल सकते हो कि वो मोनोसिनेप्टिक रिफ्लेक्स है, यानी कि जिसमें एक ही सिनेप्स इन्वॉल्व हो रहा है, या बाइसिनेप्टिक है जिसमें 2 सिनेप्स इन्वॉल्व हो रहे हैं। जैसे कि बाइसिनेप्टिक, मोनोसिनेप्टिक एग्जाम्पल है स्ट्रेच रिफ्लेक्स, उसमें सिर्फ एक एफरेंट होता है और एक ईफरेंट होता है। और जो आपका बाइसिनेप्टिक है उसका एग्जाम्पल होता है इन्वर्स स्ट्रेच रिफ्लेक्स, क्योंकि उसमें अगर आपको याद हो तो ये जैसे सपोज करिए आपकी स्पाइनल कॉर्ड है, इसमें एक एफरेंट न्यूरॉन आता है, 1 बी फाइबर इन केस ऑफ इन्वर्स स्ट्रेच रिफ्लेक्स, यहां पर बीच में एक इंटरन्यूरॉन होता है और ये होता है आपका अल्फा मोटर न्यूरॉन। तो यहां पर 2 सिनेप्स हैं, इसे हम कहते हैं बाइसिनेप्टिक रिफ्लेक्स। तो जो मोनोसिनेप्टिक रिफ्लेक्स हैं उसमें क्योंकि एक ही सिनेप्स है तो जो उसका ट्रांसमिशन टाइम है वो उस डिले के बराबर होता है 0.5 मिली सेकेंड के। अगर इस टाइप का जो रिफ्लेक्स है इसमें अप्रोक्सीमेटली 1 मिली सेकेंड का ट्रांसमिशन टाइम लगेगा, और अगर 1 मिली सेकेंड से ज्यादा है इसका मतलब वो पॉलीसिनेप्टिक रिफ्लेक्स है। तो ट्रांसमिशन टाइम के हिसाब से हम ये भी कैलकुलेट कर सकते हैं, एक आइडिया लगा सकते हैं कि वो किस टाइप का रिफ्लेक्स है। उसके बाद आता है फॉरवर्ड कंडक्शन। ये भी हम पढ़ चुके हैं कि किसी भी सिनेप्स में जो कंडक्शन है वो सिर्फ ऑर्थोग्रेड होता है, रेट्रोग्रेड नहीं होता। यानी कि वो एक सिनेप्स, मतलब एक सिनेप्स से, एक प्री सिनेप्टिक से पोस्ट सिनेप्टिक में ऐसे तो जा सकता है लेकिन ऐसे नहीं जाता। इट इज यूनिडायरेक्शनल इन केस ऑफ केमिकल रिफ्लेक्स सिनेप्सिस। लेकिन जो इलेक्ट्रिकल सिनेप्सिस होते हैं उनमें ये बाई डायरेक्शनल होता है, दैट इज एन एक्सेप्शन ऑफ दिस रूल। ओके उसके बाद हम बात करेंगे कि भाई समेशन, ऑक्लूजन, डाइवर्जेंस एंड कन्वर्जेंस, ये चारों प्रॉपर्टीज हम
इस डायग्राम के हिसाब से समझेंगे। इस डायग्राम में ए, बी एंड सी ये इनपुट देने वाले न्यूरॉन हैं, प्री सिनेप्टिक न्यूरॉन है। उसके बाद ये एक्स, वाई, जेड, इसमें हमने एक एग्जाम्पल लिया कि पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन है। तो अगर आप ए को स्टिमुलेट करते हैं, जब ए को स्टिमुलेट करेंगे तो एक्स में क्या होगा, ईपीएसपी जनरेट होगा, यानी ये डिपोलराइज करेगी मेम्ब्रेन, एक्साइटेटरी पोस्ट सिनेप्टिक पोटेंशियल जनरेट होगा, लेकिन वो अभी इतना नहीं है कि फायरिंग लेवल तक आ सके और इस न्यूरॉन में एक्शन पोटेंशियल को जनरेट कर सके। जब आप साथ में बी को भी स्टिमुलेट कर देते हैं तो क्या होता है कि क्योंकि बी भी इस पर ही, मतलब एक्स पर बी की भी इनपुट आ रहा है, तो क्या होता है, ये भी एक ईपीएसपी जनरेट करेगा अपना। अब क्या होगा, दोनों के ईपीएसपी ऐड होके इसको फायर कर देंगे और एक्शन पोटेंशियल जनरेट हो जाएगा। आप बात समझ रहे हैं, यानी कि ईपीएसपी जो है मल्टीपल न्यूरॉन के जो इनपुट्स होते हैं किसी न्यूरॉन पे, वो एडअप होके फाइनली एक्शन पोटेंशियल को जनरेट करता है। तो ये बेसिक लॉजिक होता है, ठीक है। अब हमारा जो नर्वस सिस्टम है उसमें ऐसा नहीं होता कि 1 to 1 न्यूरॉन हो। आप देख रहे हैं यहाँ पे 1 to 1 नहीं है, मतलब ऐसा नहीं कि एक न्यूरॉन प्री सिनेप्टिक होगा तो एक पोस्ट सिनेप्टिक होगा। इसमें क्या होता है कि जो एक ही न्यूरॉन, अपने जैसे सपोज करो ये न्यूरॉन है, ये न्यूरॉन मल्टीपल न्यूरॉन्स को इनपुट देता है, यानी डिस्चार्ज कर रहा है, तो ये इनपुट कई सारों को दे रहा है। कोई भी एक न्यूरॉन ले लो आप इनमें से, वो देखोगे तो कई सारे न्यूरॉन से इनपुट ले रहा है। तो नर्वस सिस्टम में क्या होता है, एक सर्किटरी, इस तरह से कॉम्प्लेक्स सर्किटरी होती है कि न्यूरॉन्स जो है ना कॉम्प्लेक्स फॉर्म में होते हैं, कि कोई भी एक न्यूरॉन है वो कई सारे न्यूरॉन से इनपुट भी ले रहा होगा और वो जो न्यूरॉन है वो कई सारे न्यूरॉन्स को डिस्चार्ज भी कर रहा होगा। तो इसमें जो 1 न्यूरॉन से मल्टीपल न्यूरॉन को दे रहा है, इसे हम कहते हैं डाइवर्जेंस। और कोई एक न्यूरॉन मल्टीपल न्यूरॉन से इनपुट ले रहा है, इसको हम कहते हैं कन्वर्जेंस। तो बी जो है एक्स को और वाई को दोनों को दे रहा है, ये है डाइवर्जेंस का एग्जाम्पल। कोई एक न्यूरॉन पोस्ट सिनेप्टिक ले लो, जैसे वाई है, तो वो मल्टीपल से ले रहा है इनपुट, बी से भी, सी से भी, तो ये हो गया हमारा कन्वर्जेंस। या आप इसको इस तरीके से बना सकते हो, जैसे ये प्री सिनेप्टिक न्यूरॉन है, सॉरी ये एक प्री सिनेप्टिक न्यूरॉन है मल्टीपल, ये अलग न्यूरॉन है, ये अलग न्यूरॉन है, और ये किसी एक पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन पर इस तरीके से इसको आउटपुट दे रहे हैं। ये तीनों प्री सिनेप्टिक हैं, तो ये जो एग्जाम्पल है, ये एग्जाम्पल है कन्वर्जेंस का एग्जाम्पल, ओके। और जैसे ये एक न्यूरॉन है, इस न्यूरॉन को हम ऐसे मान लें कि ये मल्टीपल न्यूरॉन्स को सप्लाई कर रहा है, तो ये क्या हुआ, ये एग्जाम्पल हो गया आपका डाइवर्जेंस। बाइफरकेट हुआ, यानी 1 to many इज डाइवर्जेंस एंड many to 1 इज द कन्वर्जेंस। और ये जो कन्वर्जेंस डाइवर्जेंस होते हैं नर्वस सिस्टम में, ये समेशन एंड फैसिलिटेशन रिएक्शन के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं, जिनको भी समेशन फैसिलिटेशन हम अभी पढ़ेंगे। तो उन रिएक्शंस के लिए डाइवर्जेंस और कन्वर्जेंस का इंपॉर्टेंस होता है। सो दिस इज वन ऑफ द प्रॉपर्टी ऑफ द सिनेप्सिस दैट दे सिचुएटेड इन द फॉर्म ऑफ कन्वर्जेंस एंड डाइवर्जेंस। अब अगर आप देखेंगे कि अगर सपोज करिए आपने ए को फायर करा, यानी ए ने अपना आउटपुट जो है डिस्चार्ज दिया, तो ये डिस्चार्ज जो है यहाँ पर एक्स को दे रहा है और ये एक्स आपका स्टिमुलेट हो रहा है, मतलब इसमें ईपीएसपी जनरेट हो रहा है। जब आपने ए और बी को अगर साथ आप कर रहे हो, फायर स्टिमुलेट कर रहे हो, तो क्या हो रहा है, कौन सा न्यूरॉन डिस्चार्ज हो रहा है, एक्स न्यूरॉन डिस्चार्ज हो रहा है। लेकिन वाई की एक्साइटेबिलिटी बढ़ रही है, बट वाई डिस्चार्ज नहीं हो रहा है। इसका क्या मतलब है, जब आप ए और बी, ए को आप स्टिमुलेट करते हो तो इसमें ईपीएसपी जनरेट होता है बट फायर नहीं करता, बी को करते हो तो भी इसमें सिर्फ ईपीएसपी जनरेट करता है लेकिन फायर नहीं होता। बट अगर आप ए और बी दोनों को साथ स्टिमुलेट करो तो जो एक्स है वो फायर करेगा, यानी कि उसमें एक्शन पोटेंशियल जनरेट हो रहा है, ठीक है। ऐसे ही लेकिन अगर आप जैसे ए और बी को कर रहे हो तो एक्स तो फायर कर रहा है, लेकिन साथ ही साथ जो वाई है उसमें ईपीएसपी जनरेट हो रहा है।
लेकिन फायर नहीं कर रहा है। ये जो y है, जब हम सिर्फ इन दोनों को कर रहे हैं a और b को, तो क्योंकि दोनों का EPSP समेट होके इस x में एक्शन पोटेंशियल जनरेट कर देगा, लेकिन अभी ये नहीं फायर हो रहा, अभी क्या, ये b फायर हो रहा है, तो ये यहाँ पर EPSP जनरेट करेगा अगेन। तो जब ये दोनों फायर कर रहे हैं तो x तो आपका एक्शन पोटेंशियल जनरेट कर रहा है, लेकिन y जो है उसकी एक्साइटेबिलिटी इंक्रीज हो रही है, बट वो फायर नहीं कर रहा। इसलिए हम इसको कहते हैं कि जो y है दैट इज इन सब लिमिनल फ्रिंज, इसका नाम होता है सब लिमिनल फ्रिंज। सो y इज इन सब लिमिनल फ्रिंज ऑफ x, यानी कि इसकी एक्साइटेबिलिटी बढ़ गई। तो अगर साथ में आप C को फायर करोगे तो ये जो एक्साइटेबिलिटी बढ़ी हुई है ये इस आसानी से इसको फायर करने के लिए काम आएगी। सो y इज इन सबलिमिनल फ्रिंज ऑफ x, आप इसको ऐसे बोलते हैं। अब आपने क्या किया कि जब आपने a और b को फायर किया तो कौन फायर हो रहा है, a और b को कर रहे हैं तो x फायर हो रहा है। जब b और c को साथ कर रहे हैं तो कौन फायर हो रहा है, y फायर हो रहा है। अगेन जो z है दैट इज इन द सबलिमिनल फ्रिंज ऑफ y, ठीक है। तो a b को स्टिमुलेट कर रहे हो तो x फायर हो रहा है, b और c को स्टिमुलेट कर रहे हो तो y फायर हो रहा है। लेकिन अगर आप इन तीनों को साथ में स्टिमुलेट करते हो, यानी a b और c को स्टिमुलेट करते हो साथ में, तो x और y दो फायर हो रहे हैं। आप समझ रहे हो, दो फायर हो रहे हैं। जबकि होना क्या चाहिए था कि भाई ये मतलब दो न्यूरॉन मिलके जब एक न्यूरॉन को एक्साइट कर रहे हैं तो और जो दो हैं मिलके करीब दो से ज्यादा को एक्साइट करना चाहिए था, मतलब जो है इसको डबल होना चाहिए था। बट ये जो Y क्रोमोसोम है, Y न्यूरॉन है दैट इज इन द ऑक्लूजन, मीन्स दिस इज इन द कॉमन डिस्चार्ज जोन, यानी y जो है वो कॉमन डिस्चार्ज जोन में है दोनों के। तो इसलिए जो इनका एडअप है वो जो एक्चुअल एडअप होना चाहिए था उससे थोड़ा सा कम रह गया। इसको दूसरी तरीके से समझने के लिए हम इस तरीके से समझ सकते हैं। सपोज करिए कि एक A न्यूरॉन है, सपोज करिए कि एक A न्यूरॉन है, जब वो फायर करता है, जब वो फायर कर रहा है तो वो 1 2 3 4 एंड 5 इनको सप्लाई करा के स्टिमुलेट कराता है। यानी कि जब A स्टिमुलेट हो रहा है तो जो 5 आपके पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन्स जो है वो फायर हो रहे हैं। ऐसे ही अगर B है यहाँ पे और B अगर फायर करता है तो B क्या कराता है, B आपके पोस्ट सिनेप्टिक जो न्यूरॉन्स हैं उनमें से इन दोनों को भी फायर करा रहा है और साथ में 3 और को फायर करा रहा है। तो A जब स्टिमुलेट होता है तो 5 फायर हो जाते हैं, 3 और 2 5। जब B स्टिमुलेट होता है तो अगेन 3 एंड 2 5 फायर होते हैं। तो अब अगर A और B को दोनों को साथ स्टिमुलेट करो तो देखा जाए तो 5 एंड 5 10 होना चाहिए, लेकिन ये 10 नहीं होते, ये होते कितने एक्चुअल में 8 होते हैं। बिकॉज दिस 2 न्यूरॉन्स आर इन द कॉमन डिस्चार्ज जोन, इसी को हम कहते हैं ऑक्लूजन। कि कुछ न्यूरॉन्स ऐसे होते हैं जो मल्टीपल न्यूरॉन्स के कॉमन डिस्चार्ज फॉर्म में होते हैं, तो ये आपकी सिनेप्सिस की प्रॉपर्टी होती है, ठीक है। तो ये हो गया समेशन, जो आपने देखा था कि A और B को साथ स्टिमुलेट करते हो तो ये समेट हो जाता है और एक्शन पोटेंशियल जनरेट कर जाता है, और ये हो गया आपका एक्शन पोटेंशियल। अब समेशन में मैंने आपको लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था, 2 तरह के समेशन होते हैं, टेम्पोरल समेशन और एक स्पेशल समेशन। तो ये वाला कौन सा एग्जाम्पल है, ये एग्जाम्पल है आपका स्पेशल समेशन का। स्पेशल समेशन में क्या होता है, जब मल्टीपल न्यूरॉन्स साथ डिस्चार्ज करते हैं तो वो समेट होके एक्शन पोटेंशियल जनरेट कर देते हैं, लेकिन अगर अलग अलग होंगे तो वो सिर्फ एक्साइटेबिलिटी को बढ़ाते हैं बट उसको फायर नहीं करते, एक्शन पोटेंशियल जनरेट नहीं करते, ठीक है।
लेकिन अगर टेम्पोरल समेशन कहें तो उसमें क्या है, सेम ही न्यूरॉन अगर बी वाला, और इसको बहुत फास्ट रिपीटेटिवली स्टिमुलेट किया जाए जब तक कि पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन की जो एक्साइटेबिलिटी बनी रहे, इतनी जल्दी जल्दी रिपीटेडली स्टिमुलेट करें तो एक्स भी डिस्चार्ज हो जाएगा और वाई भी डिस्चार्ज हो जाएगा। ये एग्जांपल है आपका टेम्पोरल समेशन का। तो टेम्पोरल समेशन में एक ही न्यूरॉन बार बार डिस्चार्ज करता है। स्पेशल समेशन में क्या होता है, जो मल्टीपल न्यूरॉन्स है वो डिस्चार्ज करके फाइनली जो पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन है उसको एक्साइट कर देते हैं, उसको डिस्चार्ज करा देते हैं, तो उसको हम कहते हैं स्पेशल समेशन। याद कैसे रखते हैं आप इसको, कि जो स्पेस है, स्पेस में मल्टीपल न्यूरॉन्स हैं, स्पेशल समेशन, स्पेस में मल्टीपल न्यूरॉन है वो साथ फायर कर रहे हैं और पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन को डिस्चार्ज करा रहे हैं। ठीक है, दूसरा जो बचता है वो टेम्पोरल समेशन हो गया। वैसे इसको ऐसे भी याद रख सकते हो कि जो टेम्पोरल समेशन है, टी फॉर टेम्पोरल, टी फॉर टाइम, यानी कि आप कम टाइम इंटरवल में उसी एक ही न्यूरॉन को बार बार स्टिमुलेट करा रहे हैं और पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन में एक्शन पोटेंशियल जनरेट हो जा रहा है। ठीक है, तो यहां तक हमारी प्रॉपर्टीज होगी। अब हम डिस्कस करते हैं सिनेप्टिक इनिबिशन एंड फैसिलिटेशन। जो सिनेप्टिक इनिबिशन है वो आपका 4 तरह का होता है। नंबर 1 डायरेक्ट इनिबिशन, या डायरेक्ट इनिबिशन का दूसरा नाम है पोस्ट सिनेप्टिक इनिबिशन, यानी पोस्ट सिनेप्टिक इनिबिशन ही डायरेक्ट इनिबिशन कहलाता है। दूसरा है हमारा इनडायरेक्ट इनिबिशन, जो कि प्री सिनेप्टिक इनिबिशन है। तीसरा हमारा है फीडबैक इनिबिशन। फीडबैक इनिबिशन का दूसरा नाम है रेनशा शेल इनिबिशन, रेनशॉ सेल इनिबिशन इज द अनदर नेम ऑफ फीडबैक इनिबिशन। फोर्थ है हमारा फीड फॉरवर्ड इनिबिशन। फीड फॉरवर्ड इनिबिशन का एग्जाम्पल होता है सेरेबेलम में पर्किंजे सेल। इसको भी हम 1 by 1 अब हम इन चारों को डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं डायरेक्ट इनिबिशन या फिर पोस्ट साइनेप्टिक इनिबिशन। इसमें क्या होता है, एक न्यूरॉन है प्री साइनेप्टिक, ओके, वो क्या करता है, इनिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर सीक्रीट करता है लाइक ग्लाइसिन और गाबा, और एक पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन को हाइपर पोलराइज करता है। ये पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन है और यहां पर आईपीएसपी जनरेट करता है, इनिबिटरी पोस्ट सिनेप्टिक पोटेंशियल। तो ये न्यूरोट्रांसमीटर जो आपका यहां पे एक्शन होगा कि नहीं होगा, ये नहीं होगा। तो इनिबिटरी पोस्ट सिनेप्टिक पोटेंशियल या हाइपर पोलराइजेशन, ये हाइपर पोलराइजेशन हो गया आपका। यही होता है पोस्ट सिनेप्टिक इनिबिशन। और ये डायरेक्ट इसलिए है कि पहले से कोई यहां पर डिस्चार्ज नहीं हो रहा था, यही अपने आप से डिस्चार्ज कर रहा है, इनिबिशन यहां पर डेवलप कर रहा है और आईपीएस भी डेवलप कर रहा है, उसकी वजह से ट्रांसमिशन नहीं हो पा रहा है। सो दैट इज एन एग्जाम्पल, दैट इज दी डायरेक्ट इनहिबिशन। तो आईपीएसपी जो जनरेट होता है वही डायरेक्ट इनहिबिशन है। अब इसका एग्जांपल है आपका आपने इनवर्स स्ट्रेच रिफ्लेक्स। इनवर्स स्ट्रेच रिफ्लेक्स इज एन एग्जांपल ऑफ द पोस्ट सिनेप्टिक इनहिबिशन। कैसे, यहां पर है ये स्पाइनल कॉर्ड, ये है हमारी एंटीरियर हॉर्न सेल और ये है अल्फा मोटर न्यूरॉन। ये डायरेक्टली मसल्स को जाता है, मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट कराता है। ठीक है, अब जो एंड्स होते हैं वहां पे क्या चीज होती है, गोल्जी टेंडन ऑर्गन।
ये गोल्जी टेंडन ऑर्गन से आपके 1B फाइबर्स जाते हैं और इन दोनों के बीच में एक होता है इंटरन्यूरॉन विच इज अ इनहिबिटरी इंटरन्यूरॉन। यहां से ग्लाइसिन निकलता है, इसने तो इसको एक्साइट किया बट यहां पर इनिबिशन हुआ, तो फाइनली अल्फा मोटर न्यूरॉन का इनिबिशन हो रहा है। तो आप यहाँ देखेंगे ये प्री सिनेप्टिक न्यूरॉन है, ये पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन है। यहाँ पर इसने डायरेक्टली यहाँ पर आईपीएसवी जनरेट किया और डायरेक्टली इसको इनिबिट किया। सो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ पोस्ट सिनेप्टिक इनिबिशन और द डायरेक्ट इनिबिशन। और यहाँ ये भी देख सकते हो आप कि ये जो इन्वर्स स्ट्रेच रिफ्लेक्स है वो बाई सिनेप्टिक रिफ्लेक्स है, क्योंकि एक सिनेप्स यहाँ बना है, एक सिनेप्स यहाँ बना है। तो ये वाला जो सिनेप्स है इंटरन्यूरॉन के बाद वाला, ये हमारा है पोस्ट सिनेप्टिक इनिबिशन और डायरेक्ट इनिबिशन। ओके, अब हम दूसरा पढ़ते हैं इनडायरेक्ट इनिबिशन या फिर प्री सिनेप्टिक इनिबिशन क्या होता है। देखिए एक न्यूरॉन है आपका प्री सिनेप्टिक, जो कि एक पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन को एक्साइट कर रहा है। सो नॉर्मली एक्साइटेटरी प्री सिनेप्टिक न्यूरॉन है जो कि इसको एक्साइट करता है। लेकिन अगर यहां पर जो ये आपका प्री सिनेप्टिक न्यूरॉन है, यहीं पर कोई एक तीसरा न्यूरॉन आके इस प्री सिनेप्टिक न्यूरॉन को इनिबिट कर दे, तो यह है इनडायरेक्ट इनिबिशन या फिर प्री सिनेप्टिक इनिबिशन। यानी कि सपोज करो ये न्यूरॉन नंबर 1 है, ये न्यूरॉन नंबर 2 है, तो कोई एक्स्ट्रा न्यूरॉन जो न्यूरॉन नंबर 3 है जो आके आपका प्री सिनेप्टिक न्यूरॉन को ही इनिबिट कर रहा है, दैट इज नोन एज प्री सिनेप्टिक इनिबिशन। अब ये देखेंगे तो ये कौन से टाइप का सिनेप्स बन रहा है, एक्सोनिक। सो प्री सिनेप्टिक न्यूरॉन अकर्स इन एक्सोनिक टाइप ऑफ सिनेप्स, ये प्री सिनेप्टिक है। अब अगर हम इसको एलेबोरेट कर लें और इसकी मैकेनिज्म एक्चुअली में देखें, तो ये प्री सिनेप्टिक है, सॉरी, इसी को अगर हम एलेबोरेट कर रहे हैं तो ये हमारा प्री सिनेप्टिक है, ये पोस्ट सिनेप्टिक है। अब ये जो थर्ड न्यूरॉन है ये हम इसको ऐसे बना देते हैं, तो ये प्री सिनेप्टिक न्यूरॉन पर ही जाकर अफेक्ट कर रहा है। यहाँ से क्या होता है कि जो रिलीज हो रहा है आपका न्यूरोट्रांसमीटर वो यूजुअली गाबा होता है या ग्लाइसिन होता है। ओके, और जब ये गाबा यहाँ से सिक्रीट हो रहा है तो यहाँ जो ये न्यूरॉन ये है, यहाँ पर रिसेप्टर्स होते हैं। रिसेप्टर्स आर ऑफ 2 टाइप, गाबा ए रिसेप्टर्स एंड गाबा बी रिसेप्टर्स। कुछ भी टाइप के हो सकते हैं, किसी में गाबा ए हो सकते हैं, किसी में गाबा बी हो सकते हैं। तो गाबा ए की अगर हम एक्टिविटी देखें तो जब ये न्यूरोट्रांसमीटर यहाँ से रिलीज होता है, ये जो रिसेप्टर्स है ये स्टिमुलेट होते हैं, यहाँ पर चैनल्स होते हैं और यहाँ से जो क्लोराइड है, क्लोराइड चैनल की ओपनिंग होती है, क्लोराइड अंदर एंटर करता है। क्लोराइड अंदर एंटर करता है तो यहाँ पर ये हाइपर पोलराइजेशन हो जाता है। जब ये हाइपर पोलराइज होगा तो हाइपर पोलराइजेशन में जो कैल्शियम चैनल की एंट्री होती है वो आपकी कम हो जाती है, क्योंकि कैल्शियम चैनल की एंट्री प्री सिनेप्टिक में होने के लिए वहां पर डीपोलराइजेशन होना चाहिए, तभी वो कैल्शियम की एंट्री होती है और वेसाइकल से न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज होता है। तो क्योंकि कैल्शियम की एंट्री रुक गई तो अब जो न्यूरोट्रांसमीटर यहाँ रिलीज होना था वो अब नहीं हो रहा है, तो क्या हो रहा है, फाइनली प्री सिनेप्टिक इनहिबिशन हो जा रहा है। ठीक है, सो प्री सिनेप्टिक इनहिबिशन जो है उसकी मैकेनिज्म है बाय गाबा ए चैनल, गाबा ए रिसेप्टर एंड गाबा बी रिसेप्टर। गाबा ए जो रिसेप्टर्स होते हैं वो क्लोराइड चैनल को ओपन करके काम करते हैं और हाइपरपोलराइजेशन कराते हैं। कहां पे हो रहा है, पर ये प्री सिनेप्टिक पे। जो गाबा बी होते हैं रिसेप्टर्स, वो पोटेशियम चैनल को क्या कराते हैं, पोटेशियम को भी ओपन कराते हैं, क्योंकि पोटेशियम जब ओपन होगा तो पोटेशियम कहां से जाएगा, यहां से बाहर जाएगा पोटेशियम। जब पोटेशियम यहाँ से बाहर जाएगा तो यहाँ पे अगेन हाइपरपोलराइजेशन होगा, तो क्लोराइड की एंट्री हो जो कि एक निगेटिव चार्ज है,
निगेटिव आयन है, या पोटेशियम बाहर जाए, पोटेशियम का इफ्लक्स हो, दोनों ही कंडीशन में अंदर निगेटिविटी या हाइपरपोलराइजेशन डेवलप हो रहा है। सेम टाइप की मैकेनिज्म है कि कैल्शियम नहीं आ पा रहा, न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज नहीं हो पा रहा है, बस गाबा ए एंड गाबा बी की वजह से ये डिफरेंट है। अभी नई हाइपोथेसिस कहती है कि कुछ ऐसे भी होते हैं जिनमें ये जो इनिबिशन हो रहा है प्रीसिनेप्टिक, ये कैल्शियम मीडिएटेड नहीं होता, कैल्शियम से इंडिपेंडेंट भी हो सकता है। ठीक है, अच्छा एक चीज आपको याद रखनी है, एक ड्रग होती है बैक्लोफेन। बैक्लोफेन जो है वो गाबा का एगोनिस्ट है, इट इज गाबा एगोनिस्ट। तो गाबा एगोनिस्ट है यानी कि ये सेम जैसा काम करेंगे, यानी कि प्री सिनेप्टिक जो है इनिबिशन करेगा। तो ये जो ड्रग है वो यूज होती है आपकी जब स्पाइनल कॉर्ड में इंजरी होती है और स्पाइनल स्पैस्टिसिटी होती है। स्पाइनल कॉर्ड की इंजरी में जो स्पैस्टिसिटी होती है उसको ट्रीट करने के लिए हम ये बैक्लोफेन देते हैं। तो क्योंकि स्पैस्टिसिटी है वो क्या होगा, ओवर एक्साइटेशन से होती है स्पैस्टिसिटी। अब हमने क्या कर दिया, क्योंकि ये गाबा बी एगोनिस्ट है, उनके जैसा काम करता है जैसा गाबा बी करता है, तो प्री सिनेप्टिक इनिबिशन होता है और ये स्पैस्टिसिटी कम हो जाती है। दूसरा ये यूज होता है मल्टीपल स्क्लेरोसिस में। ठीक है, अब जब ये इनमें हम मतलब इन दोनों ही डिजीज में हम इस बैक्लोफेन ड्रग को देते हैं इंट्राथीकली, यानी स्पाइनल कॉर्ड में, स्पाइनल कैनाल में डायरेक्टली देते हैं, या फिर सबअरेक्नॉइड स्पेस में हम देते हैं। जैसे कि स्पाइनल कॉर्ड होती है, स्पाइनल कॉर्ड में बाहर से लेके आप अंदर कवरिंग देखें तो बाहर की जो कवरिंग होती है उसको हम कहते हैं ड्यूरा मैटर, बीच में जो होती है वो सबअरेक्नॉइड मैटर, और जो सबसे इनर मोस्ट होती है जो पूरी तरह से चिपकी रहती है इसके ऊपर, स्पाइनल कैनाल की स्पाइनल कैनाल है, तो उसको हम बोलते हैं पाया मैटर। जस्ट अ रिवीजन, तो जो सबअरेक्नॉइड स्पेस है यहां इसके अंदर, सॉरी ये होती है अरेक्नॉइड मैटर और ये स्पेस है सबअरेक्नॉइड स्पेस, ड्यूरा मैटर, अरेक्नॉइड मैटर एंड पाया मैटर। तो जो अरेक्नॉइड मैटर है उसके अंदर जो नीचे उसके अंदर की तरफ जो स्पेस है उसे कहते हैं सबअरेक्नॉइड स्पेस, और यहां पर ही हम इंजेक्ट करते हैं इंट्राथीकली। तो बैक्लोफेन इज अ गाबा बी एगोनिस्ट। दूसरा एक और टॉक्सिन होता है जिसका नाम होता है पिक्रोटॉक्सिन। जो पिक्रोटॉक्सिन है उसका काम कैसे काम करता है, वो जो ये प्रीसिनेप्टिक इनिबिशन आप कर रहे हो वो उसका भी इनिबिशन कर देता है। तो क्या है पिक्रोटॉक्सिन? पिक्रोटॉक्सिन क्या है? इट इज इनिबिटर ऑफ प्रीसिनेप्टिक इनिबिशन। तो अब ये जो प्रीसिनेप्टिक इनिबिशन है इसका इनिबिशन करोगे तो फाइनली क्या होगा, एक्साइटेशन होगा, और वो ओवर एक्साइटेशन होता है वो कन्वर्जन प्रोड्यूस करता है। तो पिक्रोटॉक्सिन इज अ टॉक्सिन विच कैन प्रोड्यूस कन्वर्सन बाय इनिबिटिंग द प्रीसिनेप्टिक इनिबिशन, यानी फाइनली एक्साइटेशन हो रहा है। ओके, सो दिस इज अबाउट द प्रीसिनेप्टिक इनिबिशन और indirect inhibition mechanism. Now the third one is feedback inhibition. फीडबैक इनिबिशन। फीडबैक इनिबिशन मिलता है आपका स्पाइनल कॉर्ड में। अभी हमने पढ़ा है यहां पर होती है आपका गामा मोटर न्यूरॉन, सॉरी अल्फा मोटर न्यूरॉन, और ये हमारी है एंटीरियर हॉर्न सेल। तो जब ये गामा मोटर न्यूरॉन निकलता है ये क्या करता है, ये वापस एक ब्रांच देता है जो कि एक डिफरेंट यहाँ पर इंटरन्यूरॉन है जो कि इनिबिटरी न्यूरॉन है, और ये वापस अपने आप को ही इनिबिट कर रही है। यानी अल्फा मोटर न्यूरॉन जो है उसी की एक ब्रांच है जो कि एक इंटर न्यूरॉन को एक्साइट कर रही है, यहाँ पर एक्साइटेशन हो रहा है, जो कि एक इंटर न्यूरॉन को एक्साइट कर रही है, वो फाइनली खुद ही को इनिबिट कर रहा है। तो दिस इज नोन एज फीडबैक इनिबिशन, क्योंकि ये खुद को इनिबिट कर रहा है। और ये जो न्यूरॉन है इसका नाम होता है रेनशा सेल, इसीलिए इसको हम रेनशा सेल इनिबिशन भी कहते हैं। इसको आप सिंपल लैंग्वेज में सिंपल डायग्राम के फॉर्मेट में बड़ा करके आप ऐसे बना सकते हो कि ये है, ये दूसरे को एक्साइट कर रहा है, ये आपका खुद ही एक ट्विक देता है जो कि एक बीच में इंटर न्यूरॉन है
उसको एक्साइट कर रहा है और ये फाइनली खुद ही को इनिबिट कर रहा है। तो ये है आपका रेंशा सेल एंड दिस इज नोन एज रेंशा सेल इनिबिशन। अब इस रेंशा सेल की एक खास बात और होती है कि ये जो न्यूरॉन है, इनिबिटरी न्यूरॉन, ये अपने आसपास के न्यूरॉन को भी इनिबिट कर देता है। जो आसपास में और न्यूरॉन है, क्योंकि यहाँ पे और भी न्यूरॉन होंगे, तो ये रेंशा सेल उनको भी इनिबिट कर देता है और इसको हम कहते हैं लैटरल इनिबिशन। तो लैटरल इनिबिशन जो है वो इस रेंशा सेल के थ्रू ही है, नियर बाई, जो लैटरल का मतलब आसपास में जो होते हैं। तो लैटरल इनिबिशन भी ये अदर न्यूरॉन्स का कर देता है जो आसपास में न्यूरॉन्स होते हैं। ठीक है, सो दिस इज एंटीरियर हॉर्न सेल, ध्यान रखना एंटीरियर हॉर्न सेल, उसी में स्पाइनल कॉर्ड में ये रेंशा सेल इनिबिशन का एग्जाम्पल है। ये किस लिए फायदा है इसका? ये खुद ही की एक्टिविटी अगर ओवर हो रही है तो उसी को चेक करने का काम कर रहा है। तो खुद की ओवर एक्टिविटी को इनिबिट कर रहा है, मतलब ओवर एक्टिविटी को इनिबिट करके फाइनली नॉर्मलाइज कर रहा है। सो ये फीडबैक इनिबिशन हो गया। अब आता है फीड फॉरवर्ड इनिबिशन। फीड फॉरवर्ड इनिबिशन होता है आपका सेरेबेलम में। अब सेरेबेलम में अगर आप ध्यान करेंगे तो जो ग्रेन्युलर सेल होती है, ग्रेन्युलर सेल से इस तरीके से पैरेलल फाइबर्स निकलते हैं। ये होते हैं पैरेलल फाइबर्स, और ये पैरेलल फाइबर्स सबको एक्साइट करने का काम करते हैं। यहां पे हमारी परकिंजे सेल भी होती है जो कि कुछ इस तरीके से होती है, और ये भी इनसे एक्साइट ले लेती है। यहाँ पे दूसरे टाइप की और सेल भी होती है जिसको हम कहते हैं बास्केट सेल। तो बास्केट सेल भी इससे एक्साइटेशन ले लेती है। अब जब ग्रेनुलर सेल एक्साइट हुई तो ग्रेनुलर सेल एक्साइट करके पैरेलल फाइबर्स के थ्रू ये बास्केट सेल है इनको एक्साइट करती है और परकिंजे को भी एक्साइट करती है। ये कहां पर हो रहा है? सेरेबेलम। ध्यान रखना है सेरेबेलम और सेरेब्रम में डिफरेंस है। सेरेबेलम पोस्टीरियर पार्ट है जो हाइंड ब्रेन के पीछे होता है। अब ये जो बास्केट सेल है, ये ग्रेनुलर सेल बास्केट सेल को एक्साइट कर रही है, लेकिन बास्केट सेल इस सेल को इनिबिट करती है। तो इसमें क्या है, फीडबैक नहीं हो रहा, बस कंटिन्यूस चले जा रहे हैं और इस तरीके से एक न्यूरॉन दूसरे न्यूरॉन को एक्साइट कर रहा है, फाइनल वो उसको दूसरे को इनिबिट कर दे रहा है। सो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ फीड फॉरवर्ड इनिबिशन। अब इसको आप सिंपली कुछ इस तरीके से भी बना सकते हो कि ग्रेनुलर सेल, बास्केट सेल एंड देन परकिंजे सेल, ये एक्साइट कर रहा है, ये भी सॉरी ग्रेनुलर सेल इसको एक्साइट कर रही है, ये इसको इनिबिट कर रही है। सो दिस इज ग्रेनुलर सेल, this is basket cell and this is Purkinje cell. कोई ऐसे बैक नहीं जा रहा, बैक जाके वापस उसको इनिबिट नहीं कर रहा जैसे फीडबैक में करता है, कंटिन्यूस फीड फॉरवर्ड करके इनिबिशन हो रहा है। सो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ फीड फॉरवर्ड इनिबिशन। तो चारों तरह के सिनेप्टिक इनिबिशन हमने डिस्कस कर लिए। अब हम डिस्कस करते हैं सिनेप्टिक फैसिलिटेशन। जो सिनेप्टिक फैसिलिटेशन है वो भी प्री सिनेप्टिक ही होता है। मेनली प्री सिनेप्टिक जो न्यूरॉन होते हैं उन्हीं पर एक अदर न्यूरॉन आके उसको एक्साइट करता है एंड दैट इज प्री सिनेप्टिक फैसिलिटेशन। जैसे ये एक प्री सिनेप्टिक न्यूरॉन है, ये एक पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन है, ये इसको नॉर्मली एक्साइट करके रखा हुआ है। एक कोई अदर न्यूरॉन अगर आके इसको एक्साइट कर दे, अगर इनिबिट करे तो ये प्री सिनेप्टिक इनिबिशन होगा, लेकिन अगर एक्साइट कर रहा है कोई थर्ड न्यूरॉन आके प्री सिनेप्टिक न्यूरॉन्स को ही, तो इसको हम कहते हैं सिनेप्टिक फैसिलिटेशन या फिर प्री साइनेप्टिक फैसिलिटेशन। मेनली यही होता है। यहां पर जो न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज होता है वो होता है सेरोटोनिन, और जो मैकेनिज्म है वो है इसकी पोटेशियम चैनल को, जैसे सेरोटोनिन निकलेगा यहां से, वो यहाँ पर चैनल्स होते हैं पोटेशियम चैनल, तो पोटेशियम चैनल को क्लोज करेगा।
अब पोटेशियम चैनल क्लोज हो रहे हैं तो पोटेशियम नॉर्मली क्या करते हैं, पोटेशियम का इफ्लक्स होता है। जब पोटेशियम का नॉर्मल इफ्लक्स होता है तो अंदर की तरफ निगेटिविटी डेवलप होती है, हाइपरपोलाइजेशन नॉर्मली, और पोटेशियम इफ्लक्स से क्या होता है, रीपोलराइजेशन होता है। लेकिन अगर आपने इनको क्लोज कर दिया तो क्या होगा, देयर विल बी प्रोलॉन्ग डीपोलराइजेशन और डिले इन रीपोलराइजेशन। तो जब ये चीजें होंगी तो यहां पर जो कैल्शियम रिलीज होता है, दैट विल बी प्रोलॉन्ग। और अगर कैल्शियम रिलीज प्रोलॉन्ग होगा तो जो न्यूरोट्रांसमीटर है उसका रिलीज का फैसिलिटेशन हो जाएगा। सो प्री सिनेप्टिक फैसिलिटेशन इज बाय सेरोटोनिन एंड दैट इज बाय पोटेशियम क्लोज, और वो आपका फैसिलिटेशन करा रहा है। तो हमने ये सारी प्रॉपर्टीज पढ़ ली हैं। अब नेक्स्ट वीडियो में हम ये बाकी जो प्रॉपर्टीज है वो पढ़ेंगे। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स।